तो आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एल्कीन्स। हम लोग अल्केन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और हम लोग अल्कीन पढ़ेंगे। अल्कीन में क्या होता है, ई एंड ई, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो अल्कीन, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्कीन का, ये होता है CnH2n, ठीक है, जिसमें कि n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी करता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये हो गया CnH2n, ठीक है। और इस एल्कीन को बोला जाता है ओलेफिन्स, ठीक है। ओलेफिन्स क्यों करते हैं ओलेफिन्स? ओलेफिन्स मीन्स ऑयल फॉर्मिंग। ओलेफिन्स मतलब क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है। करते क्या है कि अल्कीन को अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। एल्कीन्स को क्लोरीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओलेफिन्स, ठीक है। ओलेफिन्स मतलब हो गया ऑयल फॉर्मिंग। तो अल्कीन को हम लोग ओलेफिन्स भी बोलते हैं। ओलेफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट बनाता है। जब इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया ओलेफिन्स, ठीक है। तो n का जो वैल्यू है यहाँ 2 से स्टार्ट होगा। तो अल्कीन का बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन की ज़रूरत होगी, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसी के कारण हम इसको बोलते हैं अल्कीन्स। तो इसलिए कम से कम 2 कार्बन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जो है इसका प्रोडक्ट क्या क्या होगा, कैसे हम लोग नाम करेंगे? ये तो हो गया कि भाई अल्कीन्स किसको बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग जो है इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड अल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में 2 तरह का नाम होता है। एक कॉमन नेम होता है जिसको हम लोग ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं, और दूसरा IUPAC नेम होता है, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो होगा, अगर n का वैल्यू हम 2 रखते हैं, मिनिमम वैल्यू 2 होगा, तो क्या होगा फॉर्मूला? C2 2 × 2 4, C2H4 होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा लिखेंगे? ये लिखेंगे, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा इथिलीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथिलीन। और IUPAC नेम क्या होगा? ईथ। 2 कार्बन है तो ईथ हो गया, और इसमें डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा। ये हो गया हमारा IUPAC, और ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम n का वैल्यू 3 लेते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6, C3 3 2 6, ठीक है। तो 1 2 3 कार्बन, लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3, तो 1 बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, और इसमें 3 बनेगा, ठीक है। ये सेकंड हुआ। इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपिलीन,
कॉमन नेम इसका क्या है? प्रोपिलीन। कॉमन नेम हो गया प्रोपिलीन। और IUPAC नेम क्या हुआ? 3 कार्बन है ना, तो प्रॉप होगा। 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रॉप। और लग जाएगा ENE, डबल बॉन्ड है इसलिए इसमें लग जाएगा ENE, हो गया प्रोपीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 तक आ गया। अगर हम n का वैल्यू 4 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8, तो हो जाएगा C4H8। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? 2 3 4 डबल बॉन्ड। ठीक है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है, तो कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटिलीन। ब्यूटिलीन। और IUPAC नेम क्या होगा? ठीक है, अब देखो ब्यूटिलीन है, इसको हम लोग अल्फा ब्यूटिलीन भी बोल सकते हैं। ये फंक्शनल कार्बन है जिसके साथ डबल हुआ है। तो यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप है अल्फा, ये हुआ अल्फा कार्बन, उस पर मिथाइल, तो ब्यूटिलीन भी लिख सकते हैं, अल्फा ब्यूटिलीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या सिंपल है कि अगर ये फंक्शनल है, इसी दोनों के बीच में है ना, पहला ये अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड है, अगर हम बदल देंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, इसको हम लोग नाम दिए हुए हैं अल्फा ब्यूटिलीन, इसे लिख देते हैं। ब्यूटिलीन 2 बनेगा ना, तो इसलिए ये हो गया हमारा अल्फा ब्यूटिलीन, ये कॉमन है। ठीक है, अल्फा ब्यूटिलीन। और एक अरेंजमेंट हो जाएगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलेगा ना, तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ठीक है, ये बीटा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा ब्यूटिलीन। ठीक है, पहला कार्बन पर था, पहला को हम लोग अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा ब्यूटिलीन हो गया। और दूसरा कार्बन बीटा पर, बीटा कार्बन है ये, इस बीटा पर डबल बॉन्ड है, इसलिए बीटा ब्यूटिलीन हो गया। अल्फा ब्यूटिलीन क्योंकि पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए हो गया अल्फा ब्यूटिलीन। दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम बीटा बोलेंगे, तीसरे कार्बन पर रहेगा तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक जाता है। पहला कार्बन अल्फा हुआ, दूसरा कार्बन बीटा हुआ, तीसरा कार्बन गामा हुआ और चौथा कार्बन डेल्टा हुआ। और ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो कॉमन नेम में यूज होता है, IUPAC में यूज नहीं होता, ये कॉमन नेम है। तो फर्स्ट कार्बन पर है ये डबल बॉन्ड, इसलिए अल्फा ब्यूटिलीन हो गया। इसमें सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए ये बीटा ब्यूटिलीन हो गया। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो अल्फा बीटा गामा तक जाएगा, गामा डेल्टा तक जाएगा। अभी अल्फा ब्यूटिलीन का IUPAC नेम क्या होगा? फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। तो क्या होगा? ब्यूट 1 ENE। ठीक है, 1 2 सेकंड पर हुआ, ये हो जाएगा ब्यूट 2 ENE। ठीक है, ये हो गया हमारा IUPAC नेम। ठीक है, इसको हम तीसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। तीसरा तरीका का अरेंजमेंट क्या होगा? 4 कार्बन अभी भी रहेगा। तीसरा तरीका का जो अरेंजमेंट होगा
ये होगा CH3 CH3, देखो 3 3 6 और 2 8, 8 कार्बन हो गया, 8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो ये तीनों का तीनों जो है, तो ये वाला क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम। तो एक सेम कार्बन से जब दो CH3 ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। सेम कार्बन से जब दो CH3 ग्रुप जुड़ता है तो क्या बोलेंगे, आइसो। तो ये हो गया आइसोब्यूटिलीन, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, आइसोब्यूटिलीन। सेम कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़ गया तो आइसो कार्बन हो गया, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटिलीन होगा, तो कॉमन नेम हो गया इसका आइसोब्यूटिलीन। आइसो वर्ड IUPAC में नहीं यूज होता है, ये वर्ड जो है कॉमन नेम में यूज होता है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा और ये थर्ड कार्बन, ये 1 हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया और ये थर्ड कार्बन हो गया। तो फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है और सेकंड पर मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन है, इस पर ये मिथाइल ग्रुप बाहर हो गया, 1 2 3 चेन हो गया, प्रोपेन हो गया, तो हो गया 2 मिथाइल प्रोप, पहला कार्बन पर है ना, प्रोपीन ही लिख सकते हो या प्रोप 1 ये नहीं लिख सकते हो, या सिंपली जो है हम लोग प्रोपीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा हम लोग पोजीशन तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं। तो हो गया IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन, ये हो गया कॉमन नेम, और ये हो गया IUPAC। ये क्या है, IUPAC, ये क्या है, कॉमन नेम, ठीक है, ये हो गया कॉमन नेम और ये हो गया IUPAC, ठीक है। तो ये तरीका है इसका नोमेनक्लेचर करने का। और लास्ट जो है हम लोग GOC में हम लोग डिटेल में नोमेनक्लेचर बताए ही हैं, इतना हमने आपको रिवीजन करा दिया। अब आगे आपको प्रैक्टिस करना है, जहाँ भी क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, ओके। अब देखिए कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म, ठीक है। होमोलोगस सीरीज भी यहीं पर होगा, तो होमोलोगस सीरीज को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो होमोलोगस सीरीज अभी तो हम लोग बनाए थे ना, ठीक है। n का वैल्यू जब 2 था तो फॉर्मूला क्या आया था, C2H4, यानी ये हो गया इथीन। फिर n का वैल्यू जब 3 हमने दिया था तो क्या मिला, C3H6, ये हो गया प्रोपीन, और ये हो गया इक्वल टू 4 C4H8। ये देखो C2H4, C3H6 एंड C4H8, ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है कि नहीं, क्योंकि सब में क्या है, CH2 का डिफरेंस है, CH2 ये दोनों होमोलोगस है, फिर ये और ये होमोलोगस है। तो होमोलोगस सीरीज भी पढ़ लें साथ में, फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फॉर्मूला सेम है, CnH2, फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, सब में डबल बॉन्ड है, सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंस कितना का है, CH2 का है, इसलिए क्या है, ये होमोलोगस सीरीज हुआ। फर्स्ट मेंबर हो गया होमोलोगस सीरीज का फ्रैंकलिन का फर्स्ट मेंबर, होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर, होमोलोगस सीरीज का ये थर्ड मेंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है एक होमोलोगस सीरीज हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें देखिए कि ये एग्जांपल देखिए, 3 तक तो कोई बात नहीं था, लेकिन जब n का वैल्यू 4 हो गया तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने 3 तरीके से अरेंज किया, 1 2 3, 3 तरीके से अरेंज किया। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 1 2 3, इस तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या है, C4H8 है, लेकिन तीनों डिफरेंट कंपाउंड है, एक है अल्फा ब्यूटिलिन, दूसरा बीटा ब्यूटिलिन और तीसरा है आइसोब्यूटिलिन। तीनों ही केमिकल कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है,
तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसलिए ये तीनों आइसोमर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज। ठीक है। अब तो ये जो फिनोमिनन हुआ जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, यानी डिफरेंट केमिकल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला having same molecular formula is known as to have an isomer to one another, and this phenomenon is known as isomerism. This phenomenon is known as isomerism, and these different structural formula are known as isomer to one another. तो ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं। क्या तो हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। U2Ne, U2Ne, मिथाइल प्रोपीन। ये तीन तरीके से हम लोग लिख सकते हैं C4H8। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए ये तीनों हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, और ये फिनोमिनन हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और क्यों है स्ट्रक्चर? क्योंकि तीनों में अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे इस दोनों को Bu1Ne और Bu2Ne, इस दोनों के बीच में देखेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये हो गया पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये हो गया पोजीशन आइसोमर, ये दोनों हो गया पोजीशन आइसोमर। दोनों का तो सेम है, चेन दोनों का सेम है, सिर्फ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है। इसमें डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन पर है और इसमें डबल बॉन्ड जो है सेकंड कार्बन पर है, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर। तो अल्कीन में दो तरह का हमको दिख गया आइसोमेरिज्म, और एक आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, अब देखो Bu2Ne एंड 2-मिथाइल प्रोपीन देखेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों है चेन आइसोमर, क्योंकि दोनों का चेन डिफरेंट है। ठीक है, अगर इस दोनों को हम कंपैरिजन करें तो दोनों का क्या होगा? चेन आइसोमर। ये क्या होगा? चेन आइसोमर। ठीक है, दोनों का चेन ही डिफरेंट हो गया। अगर इस दोनों का भी हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, ये भी होगा चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। ये दोनों भी चेन आइसोमर हो गया आपस में। ठीक है, ये दोनों भी हो गया चेन आइसोमर और ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर। दो तीन तरह का आइसोमेरिज्म जो है शो करता है। कौन शो कर रहा है? अल्कीन। अल्कीन में ये तीन तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके अलावा जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सा मिल गया हमको? पोजिशनल आइसोमेरिज्म मिला, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मिला, ये तीनों जो है ये देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तीनों मिला। उसके बाद इस दोनों को जब कंपेयर किए तो पोजीशन आइसोमर हो गया, इसको और इसको कंपैरिजन किए तो चेन आइसोमर हुआ, इस दोनों को कंपैरिजन किए तो चेन आइसोमर हुआ। इतने तरह का आइसोमेरिज्म जो है हमको नज़र आ गया। इसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होता है, तो अब उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऑल टुगेदर कितने तरह का आइसोमेरिज्म हुआ? पहला जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमको नजर आया। दूसरा पोजिशनल
नल आइसोमेरिज्म नजर आया। तीसरा चेन आइसोमेरिज्म नजर आया। और चौथा जो है ना, एक और आइसोमेरिज्म नजर आएगा, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म नजर आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नजर आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इतने तरह का आइसोमेरिज्म जो है अल्कीन में नजर आएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि अल्कीन शो करता है। अभी तक हम लोग 3 आइसोमेरिज्म पढ़ लिए, चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। और चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये चौथा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इट इज़ द वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, which is exhibited by alkenes due to the difference in the spatial arrangement of the groups about the double bonded carbon atom is called ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है अराउंड द डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये चीज़ कहाँ से शुरू होगा? ब्यूटीन से शुरू होगा, इसके पहले ये नहीं आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम दिख रहे हैं ये शो करेगा ब्यूटीन में, वो भी ब्यूट 1 ENE होता है एंड ब्यूट 2 ENE होता है। ब्यूट 1 ENE ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ब्यूट 2 ENE जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे ब्यूट 2 ENE, ठीक है। ब्यूट 2 ENE का क्या होता है? ये हो, तो इधर अगर हम हाइड्रोजन दे रहे हैं, इधर भी हाइड्रोजन दे रहे हैं, यहाँ CH3 तो यहाँ भी CH3, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के अराउंड जो स्पेशियल अरेंजमेंट देखना है, तो अराउंड द डबल बॉन्ड इस कार्बन के सेम साइड है, CH सेम ग्रुप सेम साइड है, इधर भी सेम ग्रुप है सेम साइड। ये हो गया सीस, इसलिए इसको बोलते हैं सीस ब्यूट 2 ENE। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 6 ब्यूट 2 ENE। ब्यूट 2 ENE का जो होता है 2 आइसोमेरिज्म होता है, जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है क्या? सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड में हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। सेम ग्रुप का मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ये सीस हो गया, ये ट्रांस, ये हो गया ट्रांस ब्यूट 2 ENE, ये हो गया ट्रांस ब्यूट 2 ENE, ठीक है। सीस ब्यूट 2 ENE, ये हो गया ट्रांस ब्यूट 2 ENE। तो ये जो सीस ब्यूट 2 ENE है और ट्रांस ब्यूट 2 ENE, ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, सीस एंड ट्रांस, ठीक है ना। सीस में क्या होता है कि सेम ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड होता है, सेम ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, सेम ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है। और ट्रांस में क्या होता है? सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ गया, है ना। सेम बॉन्ड अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड हो गया, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ गया। सीस में क्या होता है? ये ट्रांस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप आ जाता है, और सीस में क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप आ जाता है। दोनों नज़दीक हो गए, दोनों नज़दीक हो गए। अब अभी तुरंत बताया कि ब्यूट 1 ENE है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखो कि क्यों नहीं शो करेगा। तो हम लोग लिखते हैं ब्यूट 1 ENE, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं ब्यूट 1 ENE। ब्यूट 1 ENE हो गया ये, तो इसमें क्या, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, BUTENE। तो अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे CH2 CH3, ठीक है। और इधर हो गया H। अब देखो यहाँ तो दोनों साइड सेम है ना, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन ही है। अगर उल्टा देंगे इस H को यहाँ और इस H को यहाँ कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इसके तो ऐसा ही दिखेगा। ये दोनों सेम ग्रुप है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट ग्रुप है, तो इसमें नहीं दिख रहा है। सेम ग्रुप जब रहेगा सेम साइड में, सेम ग्रुप रहेगा दोनों ही कार्बन पर, तब होगा। जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उससे सेम ग्रुप अटैच रहेगा ना, तभी सेम ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप रहेगा तब ना उसको हम दूर कर सकते हैं और नज़दीक कर सकते हैं। यहाँ पर तो 3 ग्रुप सेम हो गया है, 1 2 3 तो सेम हो गया है, डिफिकल्ट हो गया। 2 से ज़्यादा सेम नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा सेम हो जाने के बाद कितना भी रोटेट करेंगे वैसा ही दिखेगा, है ना। ये तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनता है ना। ये क्या है, ऐसे है ना, तो इसको क्या किया गया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया गया, CH3 ऊपर चला गया और ऐसे नीचे आ गया। इसको ऐसे पकड़ लो, इसको ऐसे रोटेट कर तो CH3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर पकड़ लो और इसको रोटेट करो, ये H ऊपर जाएगा, ये H नीचे आ जाएगा, फिर भी वैसा ही दिखेगा, तो फर्क दिखेगा नहीं। इसलिए जो BUT1ENE है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। कौन शो करता है? BUT2ENE, BUT2ENE। एक में जब सेम साइड रहेगा सेम ग्रुप तो हम सीस लगा देंगे, और जब सेम साइड डिफरेंट साइड हो जाएगा, सेम ग्रुप जब डिफरेंट साइड में आ जाएगा उसमें हम ट्रांस लगा देंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, सीस एंड ट्रांस। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो BUT1ENE में भी नहीं होगा, और ब्यूट से जो नीचे है प्रोपेन उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि 3 ग्रुप सेम आ जाएगा, इसलिए उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम जो है ब्यूटिलीन होना चाहिए, तभी होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उससे नीचे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव ही नहीं है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ दोनों से देखने में भी है, तो इस दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा ना सिमिलर होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है सेम होता है बट नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल मतलब 100% सेम नहीं होता, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है, 100% सेम नहीं होता है, सेम होता है लेकिन 100% सेम नहीं होता। जब 100% सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। तो सेम तो होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात है कि इस दोनों में कौन स्टेबल ज़्यादा होगा, ये होगा या ये स्टेबल होगा। इसमें देखो सेम ग्रुप जो है नज़दीक में है, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा इसलिए लेस स्टेबल होगा, ये जो है मोर स्टेबल होगा। ट्रांस जो है ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बड़ा ग्रुप जो है एक दूसरे से दूर में है, सेम ग्रुप एक दूसरे से दूर में है, तो रिपल्सन कम होगा, इसीलिए ये स्टेबल होगा। तो ट्रांस जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ट्रांस फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है सीस के कंपैरिजन में। सीस में सेम ग्रुप नज़दीक में रहता है तो रिपल्सन ज़्यादा होता है इसलिए अनस्टेबल होता है, जबकि ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होता है तो रिपल्सन कम होता है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें, डायपोल मोमेंट जानते ही,
पढ़ाया जा चुका है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो डायपोल मोमेंट क्या बताता है? पोलार कैरेक्टर बताता है। डायपोल मोमेंट क्या बताता है? पोलार कैरेक्टर। ये अल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे दूर भागेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हम डायपोल मोमेंट किस तरह का होगा? तो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों आके यहाँ पर मिलेगा, एक रिजल्टेंट यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें डायपोल मोमेंट क्या है? ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। ठीक है, CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप है ना, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है। तो जो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर ही होता है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या है? इधर से इधर जा रहा है, CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भगाता है अपने से तो दूर भगा रहा है। इधर से ये भगा, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। किसका? ट्रांस का डायपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, सीस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जो सीस का होगा वो ज़्यादा होगा। डायपोल मोमेंट और सीस आइसोमर would be more। ठीक है, डायपोल मोमेंट ऑफ सीस आइसोमर वुड बी मोर। सीस आइसोमर का जो है डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। सीस का देखो इधर जा रहा है, इधर और इधर से ये आ रहा है, दोनों मिल करके सपोर्ट करेगा, बढ़ जाएगा डायपोल मोमेंट। और यहाँ ट्रांस में क्या है? ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे आ रहा है, एक इधर से जा रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है, दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसलिए वहाँ डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या है? 0। म्यू का मतलब होता है डायपोल मोमेंट, और इसका डायपोल मोमेंट 0.33 है। इसका डायपोल मोमेंट कितना है? 0.33। ठीक है, 0.33 डिवाइड डी। डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा हुआ कि नहीं? ठीक है, अब डायपोल मोमेंट, अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसका पोलैरिटी ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पोलैरिटी किस में ज़्यादा है? जिसमें डायपोल मोमेंट ज़्यादा है पोलैरिटी उसमें ज़्यादा है। जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है उसमें पोलैरिटी ज़्यादा है। पोलैरिटी का मतलब हुआ आयनिक कैरेक्टर। जब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना, इसका में तो डायपोल मोमेंट लगभग 0 है, कम ही है। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेज इसमें जो है आयनिक कैरेक्टर है डबल, तो इसमें क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी आ गया है, तो इसमें 2 तरह का इंटरेक्शन होगा, कोवैलेंट इंटरेक्शन भी होगा और आयनिक इंटरेक्शन भी होगा सीस में। तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपस में जो है ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कोवैलेंट कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है ही नहीं। एक ही तरह का इसमें फोर्स है, एक ही तरह का इंटरेक्टिव फोर्स है, वो है कोवैलेंट। क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 हो गया तो आयनिक कैरेक्टर इसमें 0 है, इसलिए पोलैरिटी इसमें नहीं है। ये पोलार कंपाउंड नहीं है ट्रांस वाला, ये नॉन पोलार है। और इसमें चूँकि डायपोल मोमेंट 0.33 डिवाइड है, तो इसीलिए इसमें क्या है? पोलैरिटी है, यानी आयनिक कैरेक्टर है। कोवैलेंट कैरेक्टर तो है ही, उसके साथ आयनिक कैरेक्टर भी है। तो 2 तरह का जो है इसमें एक इंट्रैक्शन हो गया है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जिसके चलते क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़दीक रेंज हो जाता है और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, इसका सीस का, क्योंकि इसका जो है डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी ज़्यादा होगा। पोलैरिटी
मतलब आयनिक कैरेक्टर मोर, आयनिक कैरेक्टर जो है ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर जब ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर। ठीक है, किसका? सीस का बात कर रहे हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ सीस आइसोमर क्या है? ज़्यादा है, इसके लिए पोलैरिटी भी ज़्यादा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अगर हम ये तो हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट सीस का ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे तो किसका ज़्यादा होगा? तो ट्रांस वाले का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए अच्छे से अरेंज हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर would be more, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा सिमेट्रिकल है, दोनों एक दूसरे से दूर है, ज़्यादा स्टेबल है, एक दूसरे से दूर है ना, सिमिलर रिपल्सन कम है, तो ज़्यादा स्टेबल है, अच्छे से अरेंज होगा। ठीक है ना, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के चलते जो है इसका ज़्यादा होगा, सिमेट्रिकल है ना, मोर सिमेट्रिकल, एज इट हैज मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण वो पैकिंग जो है स्ट्रॉन्ग, पैकिंग जो है एकदम क्लोज होगा, क्लोज पैकिंग होगा, है ना। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के चलते क्या होता है? क्लोज पैकिंग होता है, इसका क्लोज पैकिंग, मोर क्लोज पैकिंग, इसका जो क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्लोज पैकिंग होना है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है? क्लोज पैकिंग, नज़दीक नज़दीक हो गया, क्लोज पैकिंग होगा तो जो है क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, m डॉट p, m डॉट p का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्लोज पैकिंग के चलते मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर वुड बी मोर। ठीक है ना, ट्रांस आइसोमर, ये आइसोमर हमने लिखा है, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ट्रांस आइसोमर वुड बी मोर एज इट हैज मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के चलते क्या होता है? क्लोज पैकिंग। ठीक है ना, इसके चलते क्लोज पैकिंग होता है, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के चलते क्या होता है? क्लोज पैकिंग होता है, क्लोज पैकिंग हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, इसलिए ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि सीस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है और सीस आइसोमर कम स्टेबल होता है, तो पहले ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये हो गया आइसोमेरिज्म जो है एल्कीन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके।